हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग जीएस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में जीएस में 70 प्लस वाली सीरीज में हमने अभी तक कवर कर लिया था पॉलिटी, और सेकंड पार्ट हमने कवर किया था कृषि से रिलेटेड। आज हम कंप्लीट करेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। ये आपके एग्जाम में बिल्कुल रामबाण और सहायक भूमिका निभाएगा। यहाँ से आपके 4 से 7 नंबर पक्के हो जाएंगे। मैक्सिमम की बात करें तो 7 नंबर, और मिनिमम की बात करें तो 4 नंबर आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आइए आज शुरू करते हैं अपनी श्रृंखला पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, जो आपकी आगामी एग्जाम 27 जुलाई में बिल्कुल रामबाण भूमिका अदा करेगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में जो सबसे पहला हमारा सेगमेंट होगा वो पर्यावरण होगा। पर्यावरण में सबसे पहले एसडीजी को हम जानेंगे। एसडीजी से बहुत क्वेश्चन रहते हैं कि जो 17 एसडीजी हैं, 17 सतत लक्ष्य जो रखे गए हैं, उनसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। उनमें से एक आपको रख दिया जाएगा कि इसमें से कौन सा सतत विकास के लिए लक्ष्य नहीं है। तो सतत विकास लक्ष्य जो हैं, इनमें से कौन सा नहीं है। अब इसे जानने के लिए फर्स्ट जो है वो गरीबी को समाप्त करना, सेकंड भुखमरी, थर्ड में आता है लोगों के लिए स्वास्थ्य एवं आरोग्यता, फोर्थ में गुणवत्तापरक शिक्षा, और फिफ्थ में लैंगिक समानता, और सिक्स में स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, सेवन में किफायती और स्वच्छ ऊर्जा, सेवन एट में नंबर में उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि, 9 में उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास आएगा, 10 में असमानताओं में कमी, 11 की बात करें तो धारणीय शहरी और सामुदायिक विकास आएगा, 12 में जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन आएगा, 13 में जलवायु कार्रवाई, 14 में जलीय जीवों की सुरक्षा, जल में जीवन, और 15 में स्थलीय जीवों की सुरक्षा, स्थल पर जीवन, और 16 में शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं आएगा, और 17 में आएगा लक्ष्यों के लिए भागीदारी। नेक्स्ट की बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है रामसर स्थल। वर्तमान में कुल कितने राम स्थल हैं? तो 91 है, और सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो वो तमिलनाडु में है, ये याद रखिएगा। 20 स्थल हैं, और 20 स्थल में जो आपके तमिलनाडु में है, सबसे पहला है मन्नार की खाड़ी जैव जयमंडल रिजर्व, और फिर आता है पॉइंट कैलीमियर वन्यजीव पक्षी अभ्यारण्य, पिचवरम मैनग्रोव, पिल्लक पल्लीकर नई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, और वेल्लोड पक्षी अभ्यारण्य, कुथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य, करिकली पक्षी अभ्यारण्य। तो ये 75 जानने के नहीं, खासकर आप यूपी के जरूर जानिएगा, और जो वर्तमान में अभी घोषित किए गए 90 और 91 जो घोषित किए गए। नेक्स्ट की बात करें, उदय मार्तंडपुरम पक्षी अभ्यारण्य, ये तमिलनाडु में ही है। वेदान थंगल पक्षी अभ्यारण्य, और बेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, और चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य, सुची सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, बेडबूर पक्षी अभ्यारण्य, और कंजीरकुलम अभ्यारण्य, कराई वेट्टी पक्षी अभ्यारण्य, और लांगवुड 16 रिजर्व वन, नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य, कोचू वेली पक्षी अभ्यारण्य, तीर्थंगल पक्षी अभ्यारण्य, और सक्करकोटई पक्षी अभ्यारण्य। इसके बाद सेकंड नंबर पे जहां पर सबसे ज्यादा वेटलैंड्स हैं, रामसर स्थल हैं, तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में संख्या भी याद रखिएगा, 10 हैं। 10 में सबसे पहला आता है ऊपरी गंगा, फिर हैदरपुर आर्द्रभूमि, बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य, समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अर्गा अभ्यारण्य, और समन पक्षी अभ्यारण्य, सूर सरोवर और सांडी पक्षी अभ्यारण्य, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, और सरसई नावर झील जो है ये आते हैं। और इसके बाद जो आता है पंजाब, पंजाब में 6 हैं, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है इसमें। रोपड़ जान लीजिए, कांजली जान लीजिए, नांगल अभ्यारण्य, कोसवेरी और ब्यास संरक्षण रिजर्व, ब्यास भी आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट की उड़ीसा में चिल्का लेक जो है वो आपका उड़ीसा में 6 है। वो चिल्का लेक, भितरकनिका, सतकोसिया, तांपरा, हीराकुंड। हीराकुंड के बाद आता है अंसुपा झील, और बूलर झील, मुकेरो, आद्रभून, सुरनसर, मानसर झील, ये आते हैं। नेक्स्ट की बात करें, इसमें दोस्तों आपको सभी जानने की जरूरत नहीं है, बस जो मैन है उन्हें आप याद रखिए। और बस ये याद रखिए कि वर्तमान में 90 है, और सबसे ज्यादा किस स्टेट में है? तो सबसे ज्यादा है तमिलनाडु में,
उत्तर प्रदेश की बात की जाए, अगर उत्तर प्रदेश का एग्जाम देने में आए तो 10 के 10 वो लर्न करिए और 10 हैं ये संख्या याद रखिए। और जो मैन है, जैसे सानबुल आर्द्रभूमि रिजर्व मध्य प्रदेश में 5 हैं, जम्मू कश्मीर में भी 5 हैं। तो भोज, सांख्य, सिरपुर, यशवंत तवा और रंग नाथुर अभ्यारण्य, और कर्नाटक में 4 हैं, अग्नासनी एस्टुरिची, मगधी, केरे, नल सरोवर, थोल। और गुजरात में आपका 4 है, गुजरात में 4 कौन सा, खेजड़िया, खेजड़िया भी इंपॉर्टेंट, थोल, नल सरोवर और बदवाना, ये चारों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट की बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में भी आपकी 3 आती हैं। तो 3 कौन कौन सी हैं, पोंग बांध झील, चंद्रताल, रेणुका। रेणुका आपका इंपॉर्टेंट है और सबसे छोटा है, 3 स्टार लगा लीजिए, सबसे छोटा आर्द्रभूमि भी आपसे पूछा जा सकता है, तो वो याद रखिएगा रेणुका ही है। नेक्स्ट की बात करें केरल में, तो केरल में भी 3 है, वेम्बनाथ, अष्टमुडी और शास्ताम कोट्टा झील। महाराष्ट्र में भी 3 है, लोनार जो झील है, फोल, थाने क्रीक और नांदूर मघमेश्वर। बिहार में भी 3 है, कांवर ताल अग्रभूमि, नकटी पक्षी अभयारण्य और नागी पक्षी अभयारण्य। लद्दाख में त्योशो, मोरीरी और त्योस्कर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स। हरियाणा में भिंडवासा और सुल्तानपुर। राजस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी इसमें हाल ही में मेनार और जो खींचम 2 जोड़ी गई हैं, ये 90वीं भी थी और ये 91वीं, पहले 89 थी, यही 2 जोड़ी गई मेनार और खींचम, तो आपकी हो गई 51। और सांभर झील और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो पहले इसमें, तो राजस्थान में भी आपकी 4 हो गई। पश्चिम बंगाल में बात की जाए तो 2 हैं, आपका सुंदरवन आर्द्रभूमि और पूर्वी कलकत्ता आर्द्रभूमि। उत्तराखंड की बात की जाए तो एक आसन संरक्षण रिजर्व है और गोवा में भी एक है, नंदा झील। और आपका आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो कोलेरू झील जो है, यहाँ पर भी एक है। असम में भी एक है, दीपोर झील। मणिपुर में भी लोकटक झील है, वो भी एक है। और मिजोरम में भी पाला आर्द्रभूमि, त्रिपुरा में रुद्र सागर और झारखंड में उधवा झील अभ्यारण्य और सिक्किम में भी एक है। तो हम नॉर्थ ईस्ट में ज्यादातर देख रहे हैं एक ही एक है। नेक्स्ट की बात करें प्राणी, वन्य प्राणी और उनके वैज्ञानिक नाम, ये भी काफी बार पूछ देता है। तो भारतीय जंगली गधा का आप वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा, इक्वस हेमिओनस खुर। इक्वस हेमिओनस खुर जो है वो जंगली गधा का, एशियाई जंगली गधा का इक्वस हेमिओनस है। यहाँ पर खुस नहीं, खुर जो है वो नहीं लगेगा। खुर जो लगेगा वो भारतीय जंगली गधा में लगेगा, एशियाई में वो खुर नहीं लगेगा। बारहसिंगा की बात करें तो रुसरवस दुबाऊ सेली, रुसरवस दुबाऊ सेली। चिंकारा की बात करें तो गिजेला वेनेटी नीलगाय की, ओसालाफस ट्रेगो केमिलस, ये आपका नीलगाय का है। अब हम कुछ प्रमुख जैव मंडल रिजर्व की बात करें तो जैव मंडल रिजर्व जो हैं वो आपके 18 हैं। कौन कौन से, अचानक मार, अगस्त मलई, दिहांग दिबांग, डिब्रू सिखोवा, ग्रेट निकोबार, मन्नार की खाड़ी, कंचनजंगा, मानस, नंदा देवी, नीलगिरी, नौकरेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, सुंदरबन, कच्छ शीत मरुस्थल और शेषाचलम पहाड़ियां और पन्ना। प्रमुख टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो टाइगर रिजर्व जो है, कार्बोरेट कहाँ पे है, उत्तराखंड में, बांदीपुर कर्नाटक में, मानस असम में, पलामू झारखंड में, रणथंभौर राजस्थान में, सिमलीपाल उड़ीसा में। नेक्स्ट की बात करें सुंदरबन, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में, कान्हा मध्य प्रदेश में, मेलघाट महाराष्ट्र में, पेरियार केरल में, सरिस्का राजस्थान में, नामदफा जो है ये कहाँ पर है, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में, नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में, अमरावती तेलंगाना में, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, बुक्सा पश्चिम बंगाल में, दुधवा कतरनिया घाट जो है वो उत्तर प्रदेश में है। काला कांड मुडन थुरई जो है वो तमिलनाडु में, वाल्मीकि बिहार बिहार में है, वो पेंच मध्य प्रदेश में, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, पन्ना मध्य प्रदेश। टाइगर रिजर्व सबसे ज्यादा जो है मध्य प्रदेश में है। और टाइगरों की संख्या भी बात की जाए तो वो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में ही है, टाइगर स्टेट भी बोला जाता है मध्य प्रदेश को। और दाम्पा जो है वो मिजोरम में है। और तदोवा अंधेरी जो है वो महाराष्ट्र में, भद्रा जो है वो कर्नाटक में, नमेरी असम में और पेंच जो है वो महाराष्ट्र। बोरी सतपुड़ा जो है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है और पक्के पाखुई जो है वो अरुणाचल प्रदेश में। अन्नामलाई जो है वो तमिलनाडु में,
उदंती तथा सीता नदी जो है छत्तीसगढ़ में, सतकोसिया उड़ीसा में, कांजीरंगा असम में, अचानकमार छत्तीसगढ़ में, डंडेली अंसी कर्नाटक में और संजय दुबरी मध्य प्रदेश में, मुदुम मलाई मलाई तमिलनाडु में। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इन्हें 1 से 2 बार 3 बार देखिए और पढ़िए इन्हें, और कैसे न कैसे इन्हें दिमाग में अपने सेट करिए। 2 से 4 बार पढ़ेंगे आपको ऑटोमेटिक ये चीजें लर्न हो जाएंगी, और यही सबसे सुपरफास्ट रिवीजन करने का लास्ट समय तरीका है एग्जाम के टाइम में। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ही आपके दिमाग में बैठता जाएगा, और वही चीजें आपके दिमाग में जब सेट हो जाएंगी तो वो आपके एग्जाम हॉल में तुरंत ही रिकॉल कर लेंगे उन चीजों को आप। नेक्स्ट की बात करें नागरहोल, तो ये कर्नाटक में, पेराम्बिकुलम केरल, सह्याद्री महाराष्ट्र, कावल तेलंगाना और बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर जो है बीआरटी कर्नाटक में, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तमिलनाडु में। अब इन्हीं सत्यमंगलम के जंगलों में चंदन की सबसे ज्यादा पेड़ हैं, पौधे जो हैं सबसे ज्यादा चंदन की तस्करी जो होती है वो यहीं से होती है। नेक्स्ट की बात करें मुकुंदरा हिल्स, तो राजस्थान, नवेगांव नागजीरा जो है वो महाराष्ट्र में, पीलीभीत उत्तर प्रदेश में, बोर जो है महाराष्ट्र में, और राजाजी उत्तराखंड में, औरंग असम में, और कामलांग अरुणाचल प्रदेश में, श्री बिल्लुपुत्र मेघामलाई तमिलनाडु में, रामगढ़ विषधारी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में बना था राजस्थान में। उत्तर प्रदेश का रानीपुर है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है रानीपुर, 3 स्टार इस पर लगा लीजिएगा। वीरांगना दुर्गावती मध्य प्रदेश, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व राजस्थान, गुरु घासीदास तमोर पिंगला छत्तीसगढ़ में, और रातापानी मध्य प्रदेश में, माधव जो है वो आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। अब हम भारत के राष्ट्रीय उद्यान, असम जो है कांजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो असम में, और गिर जो है वो गुजरात में, कान्हा जो है मध्य प्रदेश में, और कार्बेट जो है वो आपका उत्तराखंड में पड़ता है। नेक्स्ट की बात करें, अब नेक्स्ट आता है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, भारत की वन्य स्थिति रिपोर्ट। तो वन्य स्थिति रिपोर्ट मैं भारत की भी कंप्लीट करा चुका हूँ, आपका यूपी की भी करा चुका हूँ, मैंने वहां डिटेल एक्सप्लेनेशन कराई है। आप लोगों ने यूपी वाले वीडियो को, जो यूपी की मैंने वन्य स्थिति रिपोर्ट की, उसको आपने बहुत प्यार दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक उस पर 5000 के नियर अबाउट व्यू हो चुके हैं, और आगे 200-250 उस पर लाइक भी हैं। तो आपने उतना प्यार उस वीडियो को दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम भारत वन स्थिति रिपोर्ट यहाँ पर सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे, और कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी है सारा मैं नहीं कंप्लीट यहाँ कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सी चीजें छोड़ने वाली हैं। तो आइए बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य की। तो आईएसएफआर जो है 2023 के अनुसार देश का कुल वनावरण तथा वृक्षावरण दोनों कितना है, तो ये है 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर है। अब देश के कुल वनावरण और वृक्षावरण का प्रतिशत की बात करें तो कितना है, 25.17% है। देश के कुल वनावरण की ओनली बात करें तो 21.76% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से आईएसएफआर 2021 की तुलना में आईएसएफआर 2023 में वनावरण में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, तो मिजोरम है, फिर गुजरात है, फिर उड़ीसा, फिर कर्नाटक और फिर केरल आता है। तो ये आपके 5 हो गए हैं। ये क्रम जरूर याद रखिएगा, आपको अंक एक बार नहीं भी याद हो रहा है लेकिन क्रम आपको पता होना चाहिए। और प्रतिशतता की दृष्टि से 2023 के अनुसार प्रतिशतता की दृष्टि से आईएसएफआर 2021 की तुलना में आईएसएफआर 2023 में वनावरण में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष राज्य जो चंडीगढ़ राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दोनों में, तो चंडीगढ़, फिर बिहार आता है, फिर मिजोरम और फिर गुजरात। ये डाटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट स्थान आपका चंडीगढ़ का है इसमें। नेक्स्ट की बात करें, आईएसएफआर 2023 के अनुसार देश में कुल वृक्षावरण वनावरण प्रतिशतता कितनी है, तो 3.41%। नेक्स्ट की बात करें, आईएसएफआर 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 राज्य कौन से हैं, तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र है। नेक्स्ट की बात करें, आईएसएफआर 2023 के अनुसार राज्यों में प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 राज्य जो हैं वो मिजोरम है फर्स्ट, सेकंड अरुणाचल प्रदेश है, थर्ड आपका मेघालय और फोर्थ मणिपुर, फिफ्थ पर आपका नागालैंड आता। मिजोरम में 85.34 है, अरुणाचल प्रदेश में 78.67%, और आपका मेघालय की बात करें तो 75.65,
और मणिपुर की बात करें तो 74.28% है और नागालैंड में 73.72% वनावरण है। नेक्स्ट की बात करें आईएसएफआर 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 3 संघीय राज्य कौन से हैं? यूटी जो है, फर्स्ट जम्मू एंड और कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और फिर लद्दाख आता है। तो ये 3 हैं आपके। नेक्स्ट की बात करें आईएसएफआर 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम वनावरण वाले 5 राज्य कौन से हैं? हरियाणा, पंजाब, गोवा, सिक्किम तथा बिहार हैं। आईएसएफआर 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षावरण वाले 3 राज्य महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट की बात करें आईएसएफआर के अनुसार 2023 के अनुसार प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षावरण वाले 3 राज्य कौन से हैं? तो केरल, फिर गोवा, फिर छत्तीसगढ़ आता है। नेक्स्ट की बात करें आईएसएफआर 2023 के अनुसार प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षावरण वाले 3 संघीय राज्य, तो चंडीगढ़ फर्स्ट, फिर दिल्ली, फिर जम्मू कश्मीर आता है। नेक्स्ट की बात करें आईएसएफआर 2023 के अनुसार प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 3 संघीय क्षेत्र कौन से हैं? तो लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा जम्मू एंड कश्मीर जो है। नेक्स्ट की बात करें कुल वृक्षावरण और वनावरण में की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 राज्य, तो एमपी, फिर आपका अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा आता है। नेक्स्ट की बात करें सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले राज्य या संघीय क्षेत्र कौन से हैं? तो वो है लक्षद्वीप। नेक्स्ट की बात करें आईएसएफआर 2023 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाला राज्य कौन सा है? तो वो मिजोरम है। गैर वन क्षेत्र में विकसित किया गया यह पादप जिसे भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की परिभाषा से विलोपित किया गया, तो वो बांस है। नेक्स्ट की बात करें लवण सहिष्णु वनस्पति समुदाय जो विश्व के ऐसे उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय अंतः ज्वरीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा का स्तर 2100 से 6400 मिलीमीटर के मध्य हो, तो वो मैनग्रोव है। नेक्स्ट की बात करें आईएसएफआर 2019 के अनुसार भारत में मैनग्रोव आवरण दक्षिण एशिया की संपूर्ण मैनग्रोव वनस्पति का लगभग 3.4% है। आईएसएफआर 2023 की के अनुसार वर्ष 2021 में भारत में सर्वाधिक मैनग्रोव आच्छादित 4 राज्य या संघीय क्षेत्र कौन से हैं? तो पश्चिम बंगाल फर्स्ट, फिर गुजरात आता है, फिर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, फिर आपका आंध्र प्रदेश आता है। नेक्स्ट की बात करें आईएसएफआर 2023 के अनुसार वर्ष 2021 में 4 सर्वाधिक मैनग्रोव आच्छादित जिले कौन से हैं? तो दिल्ली, दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल और फिर आपका आता है दक्षिण कच्छ गुजरात, फिर आपका उत्तर अंडमान अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, फिर जामनगर गुजरात आता है। नेक्स्ट की बात करें आईएसएफआर 2023 के अनुसार भारत में मैनग्रोव आच्छादित 4 राज्य या संघीय क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो पश्चिम बंगाल आता है, फिर गुजरात, फिर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और फिर आपका आंध्र प्रदेश आता है। नेक्स्ट की बात करें आईएसएफआर 2023 के अनुसार भारत में 4 सर्वाधिक मैनग्रोव आच्छादित जिले कौन से हैं? तो पहला आता है दक्षिण 24 परगना, फिर आपका है कच्छ, फिर आपका उत्तरी अंडमान और फिर आपका केंद्रपाड़ा आता है। नेक्स्ट की बात करें आईएसएफआर 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण 15,045.80 वर्ग किलोमीटर है जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? 6.24% है। नेक्स्ट की बात करें आईएसएफआर 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षावरण 8,950.92 वर्ग किलोमीटर जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? 3.72% है। नेक्स्ट की बात करें आईएसएफआर 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण क्षेत्र कितना है क्षेत्रफल में? तो 23,996.72 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट की बात करें आईएसएफआर 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वनावरण प्रतिशतता वाले जिले कौन से हैं? तो संभल, भदोई और मैनपुरी है। ये आपका यूपी का डाटा आपको चल रहा है। नेक्स्ट की बात करें आईएसएफआर 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले जिले कौन से हैं? सोनभद्र, फिर चंदौली, फिर श्रावस्ती। आईएसएफआर 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वनावरण वाले जिले कौन से हैं? तो भदोई, फिर मऊ, फिर संभल। यहाँ से आपको आपका जो वन रिपोर्ट है उत्तर प्रदेश और भारत की, वहीं से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और डाटा जो है
वहां से आपको कम से कम इस टॉपिक से आपको 10 क्वेश्चन तक भी देखने को मिल सकते हैं। ये इतना फेवरेट टॉपिक है आपका यूपी और जो अन्य एग्जाम है उनके लिए। मैंने तो मैक्सिमम 7 ही लिखे हैं ओनली। नेक्स्ट की बात करें, आईएसएफआर 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं? सोनभद्र, लखीमपुर खीरी और मिर्जापुर। आईएसएफआर 2023 के अनुसार वन क्षेत्र के संदर्भ में शीर्ष 3 देश कौन से हैं? तो रूसी संघ, फिर ब्राजील, फिर कनाडा आता है। नेक्स्ट की बात करें, आईएसएफआर 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित यह संघीय क्षेत्र कौन सा है? तो वो पश्चिम बंगाल है। वैश्विक वन संसाधन आकलन के तहत वन एवं वनों एवं उनके प्रबंधन की नियमित निगरानी कौन करता है? तो संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन करता है। अब कुछ रिवीजन के पर्पज से दी गई हैं चीजें मैप में, जैसे लाल किला कहाँ पे है? तो लाल किला परिषद आपका हुमायूं का मकबरा, ये यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल जो हैं उनका ये मैप है। तो राष्ट्रीय ग्रेट हिमालयन ये कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। 2014 में इसे शामिल किया गया। कुल्लू में कालका शिमला रेल जो है उसे भी शामिल किया है, शिमला में पड़ती है। 1999 में नंदा देवी तथा फूलों की घाटी है, इसे 1988 में शामिल किया गया। लाल किला 2007 में, हुमायूं का मकबरा 1993 में, और कुतुब मीनार तथा उसके स्मारक जो हैं 1993 में। अब यूपी के कुछ देख लेते हैं। तो यूपी में ताजमहल और आगरा किला जो है 1983 दोनों को शामिल किया गया है। और फतेहपुर सीकरी भी है, तो इसे 1986 में किया गया। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये राजस्थान में पड़ता है, ये 1985 में। और राजस्थान के पहाड़ी किले 2013 में जयपुर में पड़ते हैं। और जंतर मंतर को 2010 में। और ली कुबेरजिए वास्तुकला वास्तुशिल्पकार कैपिटल्स कॉम्प्लेक्स जो है वो चंडीगढ़ में है। कंचनजंगा नेशनल पार्क 2016 में शामिल किया गया इसे। और पर्वतीय रेल 1999 में। नालंदा महाविहार 2016 में। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य 1985 में। और कंचन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में पड़ता है, इसे 1985 में। और शांति निकेतन 2023 में शामिल किया गया, जो आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है शांति निकेतन। सुंदरबन को भी आपका 1987 में। और महाबोधि परिषद 2002 में। और खजुराहो के जो मंदिर मध्य प्रदेश में है, तो उन्हें 1986 में खजुराहो समूह के स्मारक हैं। सांची का बौद्ध स्मारक है 1989 में। भीमबेटका पाषाण आश्रय जो है 2003 में। रानी की बाव जो गुजरात में है 2014 में। सैंदव स्थल धौरावीरा जो 2021 में। तो इस प्रकार ये जो अजंता की गुफाएं हैं 1983 में। तो ये जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें भी एक बार आप देख लीजिएगा। पश्चिमी घाट को 2012 में नीलगिरी पर्वतीय रेल जो ऊटी में पड़ता है तमिलनाडु में, उसे 1999 में। स्मारकों का समूह जो है महाबलीपुरम तमिलनाडु में जो पड़ता है, इसे 1984 में शामिल किया गया। गंगई कोंडचोलपुरम जो है महान चोल मंदिर है 1987 में। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है महाराष्ट्र में पड़ता है 2004 में। विक्टोरियन गोथिक आर्ट डेको एसेंबल्स जो है 1988 यानी एलिफेंटा गुफा 1987 में की गई। इसी प्रकार रामप्पा जो मंदिर है, रामप्पा मंदिर जो तेलंगाना में पड़ता है, इसे कब किया गया? 2021 में। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में पड़ता है 1984 में। तो यही जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इन्हें जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट की बात करें, विभिन्न संघीय राज्य क्षेत्र में जो मैंग्रोव आवरण है भारतीय वन रिपोर्ट का 2023 का, उसके अकॉर्डिंग इस रिपोर्ट को 2024 में दिसंबर 2024 में प्रकाशित किया गया। तो ये रिपोर्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट नंबर आपका मैंग्रोव में आंध्र प्रदेश का आता है, फिर आपका गोवा का, फिर आपका गुजरात का, फिर कर्नाटक का, और फिर केरल, फिर महाराष्ट्र। तो इस प्रकार ये क्रम आरोही अवरोही में भी याद रखिएगा। और फिर उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, फिर दादरा एवं नगर हवेली, और फिर पुदुचेरी। और कुल टोटल जो है मैंग्रोव आवरण जो है 4991.68 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट की बात करें, कुछ प्रमुख राज्यों में वनावरण की जो स्थिति है, इसमें आपका उत्तर प्रदेश ही बहुत इंपॉर्टेंट है। बस उत्तर प्रदेश को आप याद रखिएगा। सर्वाधिक वनावरण वाले क्षेत्रफल में जिले कौन से हैं? तो सोनभद्र, फिर लखीमपुर खीरी आता है, फिर मिर्जापुर। और न्यूनतम वनावरण वाले जिले भदोही या संत कबीर रविदास नगर,
दूसरा नंबर मऊ का आता, तीसरा संभल का। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले जिले अगर पूछे तो सोनभद्र प्रतिशत और दोनों में है वनावरण में। और दूसरे नंबर पे क्षेत्रफल में लखीमपुर है, लेकिन प्रतिशतता में चंदौली आ जाता है। और तीसरे नंबर में प्रतिशतता में श्रावस्ती और क्षेत्रफल में मिर्जापुर आता है। न्यूनतम वनावरण वाले जिले की बात करें तो संभल आता है प्रतिशत में, और न्यूनतम में अगर क्षेत्रफल में बात करें तो भदोही या संत रविदास नगर आता है। दूसरे नंबर में प्रतिशतता में सबसे कमी जो है वो आपका भदोही में आती है, और तीसरा सबसे प्रतिशतता कमी वाला मैनपुरी है। तो यूपी का ही डाटा, आप अभी यूपी का एग्जाम देने जा रहे हैं स्टेट में, तो यूपी का ही डाटा आप सिर्फ लर्न करिएगा। ये डाटा आपके काम का नहीं है, ना पूछा जाएगा। ये डाटा आपका जो स्टेट से रिलेटेड अदर लोग एग्जाम दे रहे हो उनके लिए ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब विभिन्न प्रोटोकॉल एवं कन्वेंशन की बात करें तो वर्ष 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ। कहाँ? ईरान में पड़ता है रामसर स्थान, वहां पर हुआ था। और ये किस लिए है? आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए। 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ, किस लिए? मानव पर्यावरण पर पहला वैश्विक सम्मेलन था। 1973 साइट्स की बात करें तो ये लुप्त प्राय प्रजातियों के व्यापार पर नियंत्रण लगाता है। 1979 की बात करें तो बोन कन्वेंशन हुआ, जो प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण करता है। 1985 में वियना कन्वेंशन हुआ। वियना कन्वेंशन में ओजोन परत के संरक्षण की बात की गई। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, जो ओजोन हानिकारक पदार्थों को कम करने की बात करता है। 1989 में वेसल कन्वेंशन हुआ, जो खतरनाक अपशिष्टों के अंतरराष्ट्रीय परिवहन पर रोक लगाता है। नेक्स्ट 1992 में जो हुआ, ये थोड़ा डिलीट है, जलवायु परिवर्तन, ये मैं अगले में बता दूंगा। 1992 में जैव विविधता कन्वेंशन हुआ, जैव विविधता संरक्षण के लिए। नेक्स्ट हुआ 1992 में रियो सम्मेलन। ये किस लिए हुआ? तो पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ। 1994 में यूएनसीसीडी हुआ, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती से संबंधित था। ये 1998 में रोटरडेम कन्वेंशन हुआ, खतरनाक रसायनों पर पूर्व सूचना सहमति पर था। 2000 में जो हुआ कार्टेजेना प्रोटोकॉल हुआ, जैव सुरक्षा सीबीडी के तहत हुआ। 2001 में स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ, स्थायी जैविक प्रदूषण पर नियंत्रण से संबंधित था। 2002 में जोहान्सबर्ग सम्मेलन हुआ, सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन से संबंधित था। नेक्स्ट हुआ 2010 में नगोया प्रोटोकॉल, आनुवंशिक संसाधनों पर न्याय संगत लाभ साझा करने से संबंधित था। 2012 में रियो प्लस 20 सम्मेलन हुआ, सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था। 2013 में मिनामाटा कन्वेंशन हुआ, जो पारा प्रदूषण पर नियंत्रण से संबंधित था। 2015 में सतत विकास शिखर सम्मेलन हुआ, सतत विकास लक्ष्यों को अपनाने, जो 17 सतत विकास लक्ष्य हैं उन्हें अपनाने से संबंधित था। 2015 में पेरिस समझौता हुआ, COP 21 का, उसमें जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध कार्रवाई से वो संबंधित था। नेक्स्ट की बात करें, किगाली संशोधन 2016 में हुआ। इसमें HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को हटाने हेतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत इसमें समझौता हुआ। 2018 में COP 24 हुआ UNFCCC के तहत। 2019 में COP 25 हुआ मैड्रिड में, सम्मेलन UNFCCC के तहत हुआ। 2022 में COP 27 हुआ शेख अल सरमल शेख में, सम्मेलन जलवायु वित्त और अनुकूलन फोकस पर ये संबंधित था। अब कुछ पर्यावरण संरक्षण हेतु दिए जाने वाले महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो इंदिरा गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है, ये भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। अमृता देवी बिश्नोई वन्यजीव सुरक्षा पुरस्कार, जो वन्यजीव सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट की बात करें, राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार, तो वन रोपण और बंजर भूमि के विकास में योगदान के लिए दिया जाता है। डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय वन्यजीव फेलोशिप पुरस्कार, ये वन्यजीव संरक्षण और अनुसंधान में योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट की बात करें, मरुस्थल पारिस्थितिकी फेलोशिप पुरस्कार, तो मरुस्थल पारिस्थितिकी में अध्ययन और शोध को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट की बात करें, राष्ट्रीय फेलोशिप पर्यावरण विज्ञान और जैव विविधता पुरस्कार, तो ये पर्यावरण विज्ञान और जैव विविधता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुसंधान और विकास योगदान के लिए
प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट की बात करें यूएनईपीज चैंपियंस ऑफ द अर्थ, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा विश्व भर में पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान के लिए ये प्रदान किया जाता है। गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज जो है विश्व भर के जमीनी स्तर के पर्यावरण कार्यकर्ताओं के सम्मानित करने के लिए ये प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट की बात करें ग्लोबल 500, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कार्यक्रम कार्य के लिए ये प्रदान किया जाता है। टाइलर पुरस्कार की बात करें तो पर्यावरण सुरक्षा एवं पारिस्थितिकी में उल्लेखनीय योगदान हेतु दिया जाता है। बोरलॉग पुरस्कार की बात करें तो कृषि एवं पर्यावरण क्षेत्र के लिए ये दिए जाते हैं। अब कुछ पर्यावरण से संबंधित शब्द और उनसे संबंधित व्यक्ति हैं। तो हरित विकास से जो संबंधित हैं डब्ल्यू एडम्स हैं, डब्ल्यू एम एडम्स। प्राकृतिक खेती से मसा नोबू फुकुओका हैं। पारिस्थितिकी तंत्र से एजी टांसले संबंधित हैं। पारिस्थितिकी निश्चित से जोसेफ ग्रिनले हैं। ग्रीन हाउस से जोसेफ फूरियर हैं। और जैव विविधता से वाल्टर जी रोसेन हैं। ये बहुत बार पूछे गए हैं। बायोस्फीयर रिजर्व से तो एडवर्ड सुएस हैं। इकोटोन से एफ ई क्लीमेंटस हैं। नेक्स्ट की बात करें विभिन्न पर्यावरणीय आंदोलन जो है चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा ने हिमालय की वनों की रक्षा के लिए इस आंदोलन का नेतृत्व किया। अपिको आंदोलन जो था पांडुरंग हेगड़े ने पश्चिमी घाटों में वनों की रक्षा के लिए इस आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट की बात करें नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था वो मेधा पाटकर द्वारा चलाया गया था। मेधा पाटकर ने नर्मदा और बड़े बांधों के निर्माण के खिलाफ इस आंदोलन का नेतृत्व किया। साइलेंट वैली जो आंदोलन था एम के प्रसाद ने केरल में साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान में हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना से बचाने के लिए आंदोलन चलाया था। बिश्नोई आंदोलन अमृता देवी बिश्नोई ने राजस्थान में वृक्षों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, जो इस आंदोलन का हिस्सा थी। टेहरी बांध विरोध आंदोलन जो था वो सुंदरलाल बहुगुणा ने टेहरी बांध परियोजना के खिलाफ पर्यावरणीय चिंताओं को उठाया। चिल्का झील आंदोलन जो था एस के पटनायक ने उड़ीसा में चिल्का झील के पारिस्थितिकी की तंत्र के खतरे से बचने के लिए ये आंदोलन चलाया। नेक्स्ट है नर्मदा घाटी विरोध, तो बाबा आमटे ने नर्मदा घाटी परियोजना के खिलाफ पर्यावरणीय और सामाजिक चिंताओं को उठाया, विशेष रूप से सरदार सरोवर बांध के खिलाफ। अब विभिन्न जैव विविधता संरक्षण के विभिन्न तरीके हैं। तो उसमें एक तरीका है इन सीटू संरक्षण। ये स्वस्थानीय संरक्षण है जिसमें राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभ्यारण्यों, बायोस्फीयर रिजर्वों, पवित्र उद्यानों, प्राकृतिक आवासों, संरक्षित वन क्षेत्रों, समुद्री संरक्षित क्षेत्रों, जैव विविधता विरासत स्थलों, पारंपरिक कृषि प्रणालियों और मछली अभ्यारण्यों सहित उनके प्राकृतिक आवासों में प्रजातियों को संरक्षित करना शामिल है। दूसरा आता है तरीका पूर्व स्थानीय संरक्षण, तो बाह्य स्थानीय, इसमें उसी स्थान पर संरक्षण किया जाता है, इसमें दूसरे स्थान पर, बाह्य स्थान पर। इसमें प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास के बाहर संरक्षित करना शामिल है, जैसे कि बीज बैंक, जीन बैंक, पराग बैंक, ऊतक संवर्धन और भ्रूण संरक्षण, कृत्रिम गर्भाधान, क्लोनिंग, वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, जीवाश्म पार्क, डीएनए बैंक, फील्ड जीन बैंक और इन विट्रो संरक्षण। तो दोस्तों ये 7 से 8 पेज में आपकी पूरी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी कंप्लीट हुई। और ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, एसडीजी तो से तो हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है और आपका रामसर साइट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पूरा पार्ट आपके लिए बहुत रामबाण है। यहाँ से 7 क्वेश्चन तो मैक्सिमम मिलेंगे आपको। क्वेश्चन तो 10 तक भी मिलने की चांस है इसमें से, लेकिन 7 मैक्सिमम और मिनिमम हमने 4 लिखे हैं, लेकिन 5 से 6 आपको मिनिमम क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। आशा करता हूँ आपको सेशन काफी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।